नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 हिस्ट्री डीसीए पेपर 2 का जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। इससे पहले साथियों हमने 5 प्रश्न डीसीए पेपर 2 का बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप जाके सारा वीडियो देख सकते हो। आज हम लोग जो है देखने वाले हैं असहयोग आंदोलन के जो है क्या कारण थे। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जो है बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी में हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। यह आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन था, जिसमें जो है हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने भाग लिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत खिलाफत आंदोलन से होती है। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन को मिलाया ताकि भारत के 2 प्रमुख समुदाय हिंदू और मुस्लिम मिलकर ब्रिटिश शासन का अंत कर सके। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के समय किया था। जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, जिसमें मुसलमानों ने खलीफाओं को जो है अधिकार देने के लिए चलाया था, उसी मौका पर उसी अवसर पर महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाया। इनका मानना था कि जब हम असहयोग आंदोलन को चलाएंगे तो इस आंदोलन में हिंदू और मुस्लिम सभी लोग मिलकर अंग्रेजों से संघर्ष किया जाएगा, तभी जो है अंग्रेजों से हमें भारत में अधिकार मिलेगा। यही कारण है कि महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के अवसर पर ही असहयोग आंदोलन को चलाया ताकि भारत के जो है 2 प्रमुख संप्रदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करे और ब्रिटिश शासन का अंत किया जा सके। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ, जिसमें सभी भारतीयों को बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए कहा गया। इसमें यह कहा गया था कि अंग्रेजों के स्कूलों, कॉलेजों एवं न्यायालयों में कार्य करने वाले कार्य करने ना जाएं, अपने पद को त्याग दें। किसानों को कहा गया कि अंग्रेजों को कर यानी कि टैक्स ना चुकाएं। महात्मा गांधी जी ने जो है कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें सभी भारतीय नेताओं को, भारतीय लोगों को कहा गया था कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें, तभी जो है हम अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर पाएंगे और अपना अधिकार प्राप्त कर पाएंगे। इसमें यह भी कहा गया था कि जितने भी भारतीय लोग हैं वह अंग्रेजों के स्कूलों और कॉलेजों या न्यायालयों में कार्य करने ना जाएं, यानी जिन लोगों को ब्रिटिश स्कूलों, कॉलेजों एवं न्यायालयों में कार्य मिला है या कोई पद पर है तो उन सभी पद को आप त्याग दें। यहाँ जो है किसानों को भी कहा गया कि किसान जो है अंग्रेजों को भू राजस्व टैक्स ना दें, है ना, यानी कि भू राजस्व ना दें। इस प्रकार से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में सभी का सहयोग करके अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहा ताकि जो है भारतीयों को स्वतंत्रता मिल सके। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण। असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। असहयोग आंदोलन मतलब होता है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, यानी कि हम अंग्रेजों का सहयोग ही नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से असहयोग आंदोलन के कई कारण थे जो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला है रोलेक्ट एक्ट। 1919 ईस्वी में सरकार ने रोलेक्ट एक्ट पास किया। इस एक्ट के अनुसार किसी भी भारतीयों को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून का जो है अर्थ ना कोई वकील, ना कोई दलील और ना कोई अपील। वास्तव में यह एक काला कानून था जिसका पूरे भारत में विरोध किया गया। महात्मा गांधी जी ने इस कानून के बारे में यह कहा गया था कि अब इस कानून को समाप्त करने के लिए सत्याग्रह के अलावा कोई उपाय नहीं रह गया है। अगर बात करें असहयोग आंदोलन का जो पहला कारण था वो था रोलेक्ट एक्ट। 1919 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सरकार ने रोलेक्ट एक्ट को लागू किया था। क्यों लागू किया था? ताकि यहाँ पर कोई भी कानून बनाया जाता था, अगर भारतीय लोग उसका विरोध करते थे तो ऐसे स्थिति में ब्रिटिश सरकार जो है उनको केवल शक के नजर से गिरफ्तार कर लिया जाता था। यानी कि रोलेक्ट एक्ट के द्वारा जो है केवल शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून को जो है काला कानून कहा गया है, जिसमें ना कोई वकील, ना कोई दलील और ना कोई अपील। ना ही यहाँ पर जो है कोई वकील आप रख सकते हो, ना ही आप जो है कोई दलील दे सकते हो
और ना ही अपील कर सकते हो। आप समझ सकते हो ना, ये एक प्रकार से काला ही कानून था। किसी को जो है शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसको जो है अपने मनमाने ढंग से जब चाहे तब तक जो है जेल में बंद करके रखा जा सकता था। तो इस प्रकार से रोलेट एक्ट को जो है लागू किया गया था भारत में। इस प्रकार से जो है रोलेट एक्ट एक काला कानून था जिसका पूरे भारत में विरोध किया गया। महात्मा गांधी ने कहा कि इस कानून को समाप्त ऐसे नहीं किया जा सकता, इस कानून को समाप्त करने के लिए हमें सत्याग्रह करना पड़ेगा, तभी जो है यह कानून को समाप्त किया जा सकता है। दूसरा आपको हेडिंग बनाना है साथियों, वो है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव रहा था सहयोग आंदोलन में? तो 1919 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इस युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने भारतीयों को यह कहा था कि युद्ध में भारत ब्रिटेन का साथ देगा तो भारत के लिए युद्ध के बाद कुछ अच्छा सोचा जाएगा, यह ब्रिटिश सरकार भारत में अनेक सुधार करेगी। 1914 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, जिसमें जो है भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों ने कहा था कि अगर भारतीय लोग अंग्रेजों का साथ देगा यानी ब्रिटेन का साथ देगा तो ऐसी स्थिति में युद्ध के बाद ब्रिटेन भारत में महत्वपूर्ण सुधार करेगा या इन्हें कुछ स्वतंत्रता दिया जाएगा भारतीयों को। युद्ध के दौरान सभी भारतीयों ने तन मन और धन से अंग्रेजों की सहायता की। युद्ध में जो धन खर्च हुआ उसका एक बड़ा हिस्सा भारत से गया था, अतः युद्ध के दौरान भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। इसी समय भारत में कई क्षेत्रों में अकाल पड़ा था। अगर हम बात करें कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों से सहायता लिया था और अंग्रेजों ने भारतीयों को कहा था कि अगर आप यहाँ पर हमें सहायता करते हो तो हम जो है भारत में कुछ महत्वपूर्ण सुधार करेंगे। यही कारण है कि भारतीयों ने अपने तन मन और धन से जो है अंग्रेजों की सहायता करी थी। युद्ध में जो धन खर्च हुआ था उसका एक बड़ा सा भाग भारतीय धन था। इस प्रकार से जो है भारत से अत्यधिक मात्रा में धन खर्च किए गए, जिसके कारण जब यहाँ अकाल पड़ा ऐसे स्थिति में यहाँ के लोग भूख से मरने लगे थे। आप समझ सकते हो कि कितना अधिक प्रभाव भारत पर पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कई स्थान पर प्लेग फैला था जिसके कारण लाखों लोग मारे गए। ऐसे में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों की मदद करने के स्थान पर जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से सहायता तो ले लिया, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने वादा किया उस प्रकार से भारत में कोई भी सुधार नहीं किया। यहाँ तक कि भारत में उस समय प्लेग फैला था, बहुत स्थानों पर जो है अकाल हुआ था जिसमें भारतीय लोगों का सहायता नहीं किया गया था, जिसके कारण लाखों भारतीय लोग मारे गए थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों का मदद करने के बजाय इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया जिसमें जो है हजारों लोग मारे गए थे, जिसमें भारतीय लोग अंग्रेजों की सत्ता को समाप्त करना चाहता था और देश को स्वतंत्रता दिलाना चाहता था। यानी कि भारतीयों के जो है खिलाफ अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया जिसमें कई भारतीय लोग मारे गए थे। यही कारण है कि भारतीय लोग जो है अंग्रेजों की सत्ता को भारत में समाप्त करना चाहता था और भारत को जो है अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता दिलाना चाहता था। आप जानते हैं साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, तो आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है जलियांवाला बाग हत्याकांड। रोलेट एक्ट के विरोध में देश के सभी क्षेत्रों में सभाएं तथा धरने किए जाने लगे। पंजाब में इसका सबसे अधिक जोर था। इस समय लाहौर, अमृतसर एवं मुल्तान आदि स्थान पर सभाएं की गई, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जब रोलेट एक्ट जो है 1919 में लागू किया गया था, जो एक प्रकार से काला कानून था जिसमें शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, इसी के विरोध में जो है भारतीय लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं किया ताकि यह कानून को समाप्त किया जा सके। जैसे कि लाहौर, अमृतसर और मुल्तान जो है कई क्षेत्रों में सभाएं की गई, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने जितने भी क्रांतिकारी नेता थे जो सभाएं को बुलाते थे उन सभी को जो है धीरे धीरे गिरफ्तार करने लगे, जिससे यह आंदोलन और अधिक भड़कने लगा। भारत के लोग अब बड़ी संख्या में जुलूस व धरनों में शामिल होने लगा। इसी प्रकार का एक शांतिपूर्ण धरना 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में होना था। यानी कि रोलेट एक्ट के विरोध में ही जो है अलग अलग क्षेत्रों में जुलूस निकाले जाने लगा, अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं किया जाने लगा। इसी प्रकार से जो है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण धरना करने का उद्देश्य था भारतीय लोगों का, ताकि जो है जो रोलेट एक्ट लागू किया गया है उनको समाप्त किया जा सके, जिसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया। जब सभा चल रही थी तभी जनरल डायर वहां पहुंचा और बिना चेतावनी दिए वहां पर उसने अंधाधुंध गोलियां चला दी। लगभग 1665 गोलियां दागी गई थी। यानी कि जब जलियांवाला बाग में धरना प्रदर्शन के लिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में सभी लोग वहां पर गए या भाग लिए, जब यह जानकारी जनरल ओ डायर को पता चला तो उन्होंने
वहां पर पहुंचकर बिना किसी को चेतावनी दिए अंधाधुन अपने सैनिकों से जो है गोली चलवाने की ऑर्डर दे दिया, जिसके कारण जो है वहां पर लगभग 1665 गोलियां दागी गई थी। अब समझ सकते हो जलियांवाला बाग हत्याकांड में इस घटना में लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए थे तथा 1200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है एक ऐसा घटना था जिसमें लगभग हजारों की संख्या में भारतीय लोग मारे गए थे और लगभग जो है 1200 से अधिक यहाँ पर घायल हुए थे, क्योंकि 20,000 जनसंख्या यहाँ पर थी। जब वहाँ पर गोली चलवा दिया गया जनरल डायर द्वारा, तो ऐसी स्थिति में जो है भीड़ अनियंत्रित हो गई। यही कारण है कि यहाँ पर जो है लगभग हजारों लोगों की जानें गई थी और लगभग जो है हजारों लोग घायल भी हुए थे। 15 अप्रैल को पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और सारे पंजाब में आतंक का राज स्थापित हो गया। इस प्रकार से अंग्रेजों ने जो है 15 अप्रैल को जो है पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसमें सभी को जो है घर से निकलने तक नहीं दिया जाता था। इस प्रकार से वहां पर जो है आतंक का माहौल फैल गया पूरी तरह से। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करना चाहा, जिसके फलस्वरूप असहयोग आंदोलन चलाया गया। जब यह घटना हुआ जिसमें हजारों की संख्या में निर्दोष भारतीय लोग मारे गए, जिसके कारण महात्मा गांधी काफी यहाँ पर दुखी हुए और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना चाहा। यही कारण है कि असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है साथियों, हंटर कमेटी की रिपोर्ट। हंटर कमेटी क्या था कि जब यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया तो ऐसे में जो है यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का अलग अलग क्षेत्रों में थू थू करने लगा कि जो है ब्रिटिश सरकार ने आपत्तिजनक कार्य किया था, जिसके कारण आसपास के सभी देशों में इनका विरोध किया जाने लगा, है ना। यही कारण है कि हंटर कमेटी को इन्होंने स्थापित किया था। इसका काम था यह जांच करना कि कितने लोग जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए थे। तो हम लोग देखते हैं हंटर कमेटी के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण अंग्रेजों की हर तरफ आलोचना होने लगी, जिसके कारण सरकार दबाव में आकर इस हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है अंग्रेजों की हर तरफ आलोचना होने लगी कि जो इन्होंने कार्य किया वह आपत्तिजनक कार्य था, ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए था। अलग अलग देशों ने इसका विरोध किया, आलोचना किया, जिसके कारण जो है ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गया और दबाव में आकर जो है इन्होंने हत्याकांड के जांच के लिए ही हंटर कमेटी गठित किया गया था, ताकि यह जांच किया जा सके कि यहाँ पर कितने भारतीय लोग मारे गए थे। 29 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी गठन किया गया। आपसे पूछा जाए कि हंटर कमेटी कब गठित किया गया था, तो 29 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी गठित किया गया था। हंटर कमेटी ने 26 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, यानी कि 1919 में यह हंटर कमेटी गठन किया गया था और इन्होंने जो एक साल बाद लगभग 26 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार को दोषी नहीं ठहराया गया, डायर कार्य की पछतावा तक नहीं किया, बल्कि डायर के इस कार्य के लिए ब्रिटेन में जनरल डायर को सम्मानित भी किया गया। इस प्रकार हंटर कमेटी से भारतीय लोग अधिक भड़क गए थे। अब समझ सकते हो जब यहाँ पर जो है हंटर कमेटी गठित किया गया था, ऐसे में हंटर कमेटी ने किसी भी ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने यहाँ तक कि जो डायर ने गोली चलवा दिया था, डायर को भी किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी गई, बल्कि जो है डायर के कार्यों से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ब्रिटेन में सम्मानित किया गया। आप समझ सकते हो यहाँ पर हजारों की संख्या में भारतीय लोग मारे गए, जबकि उस कार्य के लिए जनरल ओ डायर को ब्रिटेन में सम्मानित किया गया। क्या बहुत बढ़िया कार्य किए हो। तो इस प्रकार से जो है हंटर कमेटी का जो है भारतीय लोगों ने विरोध किया। उसके बाद हम लोग जानते हैं साथियों अगला पॉइंट 5वां, कांग्रेस रिपोर्ट की अवहेलना करना। पंजाब में हुए हत्याकांड की जांच करने के लिए कांग्रेस में एक समिति नियुक्त की गई, जिसमें महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय समिति के प्रमुख सदस्य थे। इस समिति ने डायर के कार्यों की आलोचना की। समिति ने दोषियों को दंड तथा मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। कांग्रेस के पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं था। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो है हंटर कमेटी को गठित किया गया, ऐसे में हंटर कमेटी ने किसी भी ब्रिटिश अधिकारियों को दोषित नहीं ठहराया, उन्हें किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया। इसके कारण जो है कांग्रेस पार्टी ने एक समिति का गठन किया यह जांच करने के लिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे, जिसके प्रमुख नेता जो है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय थे। इस समिति ने जो है डायर के कार्यों की आलोचना की कि उन्होंने जो है गलत कार्य किया है, इसलिए उसे दोषित ठहराया जाता है और उन्हें दंड मिलना चाहिए।
और यहाँ पर जो भारतीय लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। तो यह मांग जो है कांग्रेस ने किया था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसे में कांग्रेस के पास आंदोलन के सिवा कोई रास्ता नहीं था, कोई उपाय नहीं था, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आपको पॉइंट बनाना है साथियों कि असहयोग आंदोलन का जो है कार्यक्रम क्या था। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से समाप्त करना। इस आंदोलन के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाओं का बहिष्कार करने का निश्चय किया गया था। असहयोग आंदोलन के नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों कार्यक्रम हुए। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से समाप्त करना। इस आंदोलन के अंतर्गत जो है भारत के जो राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संस्था था उनका बहिष्कार किया जाना था, यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बहिष्कार किया जाना था। असहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्य भी हुए, इसमें सकारात्मक कार्य भी हुए। तो हम दोनों को जानते हैं कि नकारात्मक कार्य क्या हुआ और सकारात्मक कार्य उसमें क्या हुआ। तो हेडिंग आपको नेक्स्ट बनाना है असहयोग आंदोलन के नकारात्मक कार्य। पहला है भारत के नागरिकों को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में न जाने के लिए कहा गया। भारत के जितने भी नागरिक थे उनको कहा गया कि जो ब्रिटिश सरकार के स्कूल है या कॉलेज है उनमें आप पढ़ने के लिए ना जाएं। दूसरा, सरकार अदालतों और सरकारी समारोह का बहिष्कार करने के लिए कहा गया। सरकारी अदालतों और सरकारी समारोह जो अंग्रेजों द्वारा आयोजित किया जाता था उसमें सभी भारतीयों को ना जाने के लिए कहा गया। सरकारी अदालतों का बहिष्कार करने के लिए कहा गया। सरकारी समारोह का जो है बहिष्कार करने के लिए कहा गया। तीसरा, सरकारी उपाधियों को त्यागना, यानी कि जिन भारतीय नेताओं को सरकारी उपाधि दिया गया था अंग्रेजों द्वारा उनको त्यागने के लिए कहा गया। चौथा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। भारत में जितने भी विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार करने के लिए कहा गया। तो इस प्रकार से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए कहा गया, जबकि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए कहा गया। पांचवा, सरकारी नौकरियों को छोड़ना, यानी कि जितने भी लोग ब्रिटिश सरकार के अधीन कार्य कर रहे थे उन सभी लोगों को कहा गया कि आप जो है सरकारी नौकरियों को अभी छोड़ दें। छठा, चुनाव का बहिष्कार करना। इसमें यह कहा गया था कि जो भारतीय चुनाव में विधायक की पद के लिए आवेदन कर चुका है तो वे अपना नाम वापस ले लें। कांग्रेस के सलाह को जो नहीं मानेगा उन्हें मत ना दें। यानी कि कांग्रेस द्वारा यह कहा गया था कि जितने भी लोग चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं उनका बहिष्कार करें। यहाँ पर यह कहा गया जितने भी विधायक चुनाव के लिए जो है आवेदन कर चुके हैं वह अपना आवेदन वापस ले लें। और इसमें यह भी कहा गया कि जो कांग्रेस के सलाह को नहीं मानेगा उन्हें जो है मतदान ना दिया जाए। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने कहा था भारतीय लोगों को। उसके बाद है असहयोग आंदोलन का सकारात्मक कार्यक्रम, यानी कि असहयोग आंदोलन का जो है सकारात्मक कार्य क्या हुआ। पहला, राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना की गई, यानी कि भारत में राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की भी स्थापना की गई। अब भारत में जो है भारतीय भाषाओं में इस विद्यालयों एवं कॉलेजों में पढ़ाई की जा सकती थी। दूसरा, आपसी विवादों को सुलझाने के लिए पंचायतों की स्थापना की गई। जो गांव समाज में आपसी विवाद था लोगों के बीच, यानी कि छुआछूत, यानी कि जाति प्रथा, भेदभाव को लेकर जो समस्याएं आती थी उन समस्याओं को समाधान करने के लिए पंचायतों की स्थापना की गई। तीसरा, स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रचार या प्रसार करें तथा सभी को स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए कहा गया। यहाँ पर कहा गया कि जो है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए तथा जो हमारा अपना देश का वस्तु है, अपना देश का जो है यानी कि स्वदेशी वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रचार या प्रसार करने के लिए कहा गया तथा सभी को कहा गया कि स्वदेशी वस्तुओं को आप अपनाएं या उनका प्रयोग करें। घरेलू वस्तुओं को बनाने की व्यवस्था की जाए, यानी कि जो पहले हस्तशिल्प उद्योग था पुनः उसको चालू करने के लिए कहा गया कि अब जो है सभी भारतीय लोग भारत में बने वस्तुओं का प्रयोग करेगा, हमें जो है विदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। पांचवा, कहा गया कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाए एवं हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता को बढ़ावा दिया जाए। जो भारत में सबसे बड़ी समस्या उस समय थी वो थी अस्पृश्यता, यानी कि अनटचेबिलिटी, इसको समाप्त करने के लिए कहा गया। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि हमें हिंदू मुस्लिम के बीच जो है एकता को बढ़ाना है, तभी हम जो है अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर पाएंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है स्वतंत्रता प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर अंग्रेजों का नीति रही थी फूट डालो और शासन करो। यही कारण है कि अंग्रेज भारत में मुस्लिम और हिंदुओं को आपस में लड़ा देते थे और इस प्रकार से वह जो है
अपना शासन व्यवस्था को चलाता था, जिसके कारण यहाँ पर कहा गया कि हमें अस्पृश्यता को समाप्त किया जाना चाहिए और हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता को बढ़ाना चाहिए। तभी जो है हम अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष कर पाएंगे और हम स्वतंत्रता ले पाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है साथियों, असहयोग आंदोलन का जो है आरंभ हुआ प्रसार। असहयोग आंदोलन का प्रसार करने के लिए महात्मा गांधी ने पूरे देश का भ्रमण किया और जनता को इस आंदोलन के संबंध में परिचित कराया। जल्द यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। महात्मा गांधी ने आंदोलन को अहिंसापूर्ण रूप से करने के लिए कहा। आंदोलन को प्रारंभ करते हुए महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शासन द्वारा दिया गया केसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। अतः इस आंदोलन में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। लाखों लोग सड़क पर उतर आए, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार किया गया। असहयोग आंदोलन का जो है आरंभ किस प्रकार से हुआ था वही इसमें बताया गया साथियों, कि असहयोग आंदोलन का प्रचार करने के लिए महात्मा गांधी ने पूरे देश का भ्रमण किया, अलग अलग क्षेत्रों पर घूमा और लोगों को जो है असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए कहा। जल्द ही यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें जो है अंग्रेजों से अहिंसापूर्ण आने के बिना जो है हिंसा किए आंदोलन करना है। सभी को यह ध्यान रहे कि हमें कभी भी किसी भी कीमत पर अंग्रेजों से हिंसा नहीं करना है। महात्मा गांधी जी हमेशा लोगों को कहते थे कि हमें अहिंसा के रास्तों पर चलना है, तभी हम अंग्रेजों से स्वतंत्रता ले पाएंगे। अगर हम हिंसा पूर्वक रूप से आंदोलन चलाएंगे तो जितने भी प्रमुख नेता है उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने अहिंसापूर्ण रूप से आंदोलन चलाने के लिए कहा गया। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दिया गया था। महात्मा गांधी जी ने इस उपाधि को वापस लौटा दिया कि अपना उपाधि अब अपने पास रखो। अतः इस आंदोलन में जो है हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यहाँ पर जो है लाखों लोग सड़क पर उतर गए और ब्रिटिश का जो है विरोध करने लगा। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा यहाँ पर कहा गया कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया तथा जो है ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। उसके बाद आपको अंतिम पॉइंट जो बनाना है साथियों वो है असहयोग आंदोलन का अंत होने के कारण, यानी कि असहयोग आंदोलन का अंत कैसे हुआ, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का वापस क्यों लिया। यह आंदोलन इतना जोर शोर से चल रहा था तो आखिर में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया, तो यही यहाँ पर बताया गया है। असहयोग आंदोलन चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के जुलूस पर पुलिस ने जो है हमला कर दिया या गोलियां चला दी। इस भीड़ ने उत्तेजित होकर पुलिस चौकी यानी थाने को आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मी मारे गए। महात्मा गांधी इस हिंसात्मक घटना से बहुत दुखी हुए, अतः उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन का अंत कैसे हुआ या महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया, तो असहयोग आंदोलन चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चौरा नामक स्थान पर किसानों ने जो है एक जुलूस निकाला था। इस जुलूस पर जो है ब्रिटिश पुलिस कर्मियों ने हमला कर दिया, जिसके कारण इस जुलूस के भीड़ ने उत्तेजित होकर वहां पर जो पुलिस थाना था उस पुलिस थाने में आग लगा दी। जब भीड़ उत्तेजित हो गया तो ऐसी स्थिति में उस भीड़ द्वारा जो है उस थाने पर आग लगा दी गई और बाहर से जो है बंद कर दिया गया, जिसके कारण वहां पर एक थानेदार और 21 जो है पुलिसकर्मी मारा गया। महात्मा गांधी जी भारतीय नागरिकों को कहते थे कि हमेशा हमें अहिंसा के रास्तों पर चलना है, लेकिन यहाँ पर जो है हिंसात्मक रूप से यह घटना हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने जो है दुखी होकर यह आंदोलन को वापस ले लिया, यानी कि असहयोग आंदोलन को जो है उन्होंने वापस ले लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।